प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बालक जी, हम लोग अब हिंदी सीरीज से शुरू किए हैं क्लास 10th के लिए। तो इसके पहले आपको लेक्चर मिला था जीत जीत में निरखत बिरजू महाराज के जो साक्षात्कार चैप्टर था, उनका इंटरव्यू था रश्मि विजय द्वारा, उसको हमने कल पढ़ा था। और बहुत इसको हमने कोशिश किया उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए, पढ़ने के लिए। कहानी थोड़ी सी लंबी थी लेकिन बहुत अच्छी कहानी है। और उससे प्रश्न इस बार 2 ही पूछे गए थे, उसको भी हमने देखा। और जब अब तक जितने प्रश्न पूछे गए उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। और कुछ उसके आधार पर और संभावना वाले क्वेश्चन उसको भी डिस्कस किया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे उसके अगले चैप्टर की। तो इस बार हम लोग अपना मार्क करते चलेंगे कि हम लोग कितने चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक बार बच्चे ये आप लोग भी खुद से पढ़ लें थोड़े बहुत सारे जो चैप्टर, कुछ नए अपने से ही पढ़िए। आपको भी तो पढ़ने चाहिए ना। आप जब अपने से खुद पढ़ोगे तो आपको बेहतर फील आएगा, क्योंकि आपके पास डाउट होंगे, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। तो एक बार चैप्टर को अपने से पहले पढ़ के आएँ और बेहतर हो। जैसे आज हम लोग पढ़ने वाले 9 चैप्टर, तो अब इनको पढ़ने में कोई पाबंदी नहीं है, मानता हूँ। वो पढ़िएगा, आपको बहुत सारी बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी खुद। अब क्योंकि हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसको आप पढ़ के कम से कम देखिए, आपको अच्छा फील आएगा। विद्या भी आप याद करते चलिएगा कि किसकी विद्या क्या है। कल की जो था चैप्टर जीत जीत मैं निरखत हूँ, उसका विद्या क्या था? साक्षात्कार था, ये इंटरव्यू था। आज हमारा जो है अविन्यो, चैप्टर का नाम है अविन्यो। इसकी विद्या क्या है? तो ललित रचना है। ये क्या है? ललित रचना है। किसने लिखा है? तो अशोक वाजपेयी। किसने लिखा है? अशोक वाजपेयी। तो आज हम इसको कवर करेंगे। चलो पेज नंबर 77 में चलते हैं और पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। फिर चैप्टर में क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी पढ़िएगा साथ साथ में, अच्छा लगेगा, अच्छा फील आएगा आपको। चलो, तो पहले ये चैप्टर शुरू होने से पहले अविन्यो क्या है, तो पहले इनको थोड़ा एक बार हम लेखक का परिचय देख लें कि लेखक का परिचय क्या है। चले, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि आपके बुक में लिखा जा रहा है उनके परिचय में अशोक वाजपेयी के बारे में कि भाई इनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 को। 16 जनवरी 1941 को किसका जन्म हुआ था? अशोक वाजपेयी का। जगह का नाम दिया गया है इसमें दुर्ग, छत्तीसगढ़ में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य है, उस जगह का नाम है दुर्ग, उसमें हुआ था। किंतु उनका मूल निवास मध्य प्रदेश है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास क्या है। मूल निवासी मतलब ओरिजिनल में वाकई में रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे एमपी के, मध्य प्रदेश के। लेकिन इनका जन्म हो सकता है कि हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि अपने माता पिता हम लोग के बाहर में कहीं पर जॉब करते हैं, तो हम लोग उनके साथ में रहते हैं। तो कभी कभी हो सकता है किसी का जन्म बाहर में हो गया हो, जहाँ पर माता पिता की ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये इनका मूल निवास पूछा जाए तो अब मध्य प्रदेश याद रखेंगे। और इनके जन्म हुआ था लेकिन छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। उनकी माता का नाम भी याद रखेंगे आप। देखिए, जहाँ दिया तो याद रखना पड़ेगा। निर्मला देवी क्या है? माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम जिनका है परमानंद वाजपेयी। ओके, चलो, अपने इसमें 3-4 पॉइंट हमने सीखा। एक इनका डेट ऑफ बर्थ जो 16 जनवरी 1941 को हुआ था, दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, छत्तीसगढ़ के। लेकिन इनका मूल निवास जो है ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, चलो, इनका माता का नाम था निर्मला देवी और उनके पिताजी का नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है, चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट सरकारी स्कूल पढ़े थे, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई है, यानी सरकारी स्कूल से पढ़े थे। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए किया। ठीक है, और सेंट सेंटिफेस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया। फिर जब इनको अंग्रेजी थी, इंग्लिश पढ़ना था, अंग्रेजी पढ़ना, तो ये चले गए दिल्ली, जिस कॉलेज का नाम था सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, सागर दिल्ली में था ये, अंग्रेजी के, और वहाँ से इन्होंने एमए किया। ठीक है, उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा, वृत्ति मतलब कि वजह कार्य करना, जॉब करना, सेवा करना, नौकरी करना, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे। जब ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए तो वहाँ पर कई पदों पर गए, बहुत सारे उसमें पद होते हैं, उस पद पर इन्होंने कार्य किया।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के पद में सेवानिवृत्त हुए। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि जो रिटायर्ड हुए सेवानिवृत्त का हिंदी होता है कि रिटायर्ड होना, उस जॉब से मतलब उनका अंतिम जॉब होना हो। तो लिखिएगा कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से ये सेवानिवृत्त हुए। संप्रति वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक भी हैं। भारत की जो सरकार की जो कला अकादमी है उसका ये क्या थे, निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी के लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हैं। 3 दर्जन अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियाँ प्रकाशित हैं। 3 दर्जन मौलिक मूल रूप से और संपादित कृतियाँ इनकी क्या है, प्रकाशित है, पब्लिश हुई है। शहर जैसे ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ये सब पूछता है। ऐसे तो जितना पूछा उसको मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, ये सब पूछा गया है, लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए। जैसे इनकी हम बात करते हैं कि कुछ मौलिक और संपादित कृति के बारे में, तो एक शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है, तो ये अशोक वाजपेयी की। तत्पुरुष किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की। कहीं नहीं वहीं किसकी रचना है, अशोक वाजपेयी की। बहुरी अकेला किसकी रचना है। बच्चे ये सारे इनके हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ आज के चैप्टर में आइन्यू पढ़ना है। लेकिन ये सबको बहुत सारे लिखे हैं, ऐसा नहीं कि एक राइटर एक जो आप पढ़ते हैं वही लिखा, नहीं। एक राइटर बहुत सारे फिल्म, बहुत सारे जो भी कुछ बनाते हैं, लेकिन हम लोग एक पढ़ने जा रहे हैं, आज आइन्यू पढ़ेंगे। लेकिन आपको इनको भी ये भी याद रखना कि इन्होंने और क्या क्या लिखा है। थोड़ी सी जगह इनकी रचना है। दुख चिठड़ीसा है, आदि उनके कविता संकलन है। ये सब क्या थे, उनकी कविता है। अब आगे चलते हैं। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता गल्प, कवि कह गया है, आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। ये सब क्या थी, आलोचना की पुस्तकें हैं। आपसे पूछा है कि आलोचना की पुस्तकें कौन कौन सी है, चाहे जिसमें था कविता का गल्प है, कवि कह गया है, फिलहाल कुछ, एक था फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, ये अलग अलग है। कुछ पूर्वग्रह और फिलहाल अलग है। समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, आदि इनकी आलोचना की पुस्तक है। ये पुस्तक है जिसको हम लोग आप खरीद के पढ़ भी सकते हैं। उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है, बहुत लंबी है। जैसे तीसरा साक्ष्य पूछा गया पेपर में, साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध शमशेर और अज्ञा की चुनी हुई कविता का संपादन आदि बहुत सारे थे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। पत्रिका मतलब अखबार होता है बच्चे, कई अखबारों का इन्होंने संपादन किया, जिनमें समवेत, ये क्या है भैया जी, पत्रिकाएं हैं। समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख। अब फिर बढ़ते हैं। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर अवार्ड, द आओ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुका है। इनको 2 चीज़ें, एक तो इनको मोदी कवि शेखर सम्मान मिल चुका है, और फ्रेंच सरकार के द्वारा ये ऑफिसर अवार्ड आओ क्रॉस 2004 सम्मान आदि इनको प्राप्त हो चुके हैं। इनको ये सारी ख्याति प्राप्त हो चुकी है, इनको अवार्ड ये मिल चुका है। अब चलो पढ़ते हैं। ये तो था इनके जिन्नी के परिचय था, इनके मतलब का नाम क्या था, पिता का नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ, इन्होंने क्या क्या काम किए, इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, इसको अपने जाना। अब आप समझेंगे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे ना तो पूरे चैप्टर का यहाँ पर निचोड़ मिल जाएगा, चैप्टर का एक सारांश मिल जाता है कि चैप्टर में पढ़ना क्या है। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा, तो अशोक वाजपेयी क्या है, एक सर्जक साहित्यकार है, द्वारा रचित पाठ में
रचित कथक द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में, ये इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं आज, एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अतरंग झलक है। किसकी? एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अतरंग झलक है इस जो हम अभिनव पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ उनके अभिनव नामक कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया गया है। कभी पूछा जाए कि अभिनव कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे अभिनव नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से लिया संकलित है चैप्टर ये। इसी नाम के संग्रह से उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दो विधाओं की रचनाओं के साथ एक पुस्तक की भूमिका है। यानी कुछ कहानी का अंश है, कुछ कविता का अंश है, प्रस्तुत की भूमिका है इसमें। किंचित संपादित रूप से यह यहाँ प्रस्तुत है। अभिनव क्या है भाई? तो अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। कभी पूछा है कि अभिनव क्या है, तो अभिनव दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। इन ईसाइयों का एक मठ है और कहाँ के? दक्षिणी फ्रांस के, जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर पाया। यानी जब गए थे अशोक वाजपेयी, तो वहाँ पर इन्होंने लगभग जहाँ जगह के ये ईसाई मठ है वहाँ पर 21 दिनों तक एकांत रचना, वहाँ पर अकेले रहकर रचनात्मक प्रवास मतलब रहने का अवसर उनको पाया था। जो मठिया था ईसाइयों का, प्रवास के दौरान जहाँ वो रह रहे थे उसके दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी। जितना दिन रहे, अपने पर 21 दिन रहे, तो जब जितने दिन रहे लगभग प्रतिदिन हर दिन गद्य और कविताएं लिखे। कुछ कहानियाँ कुछ कविताएं लिखते थे उस ईसाई मठ में। कहाँ ईसाई मठ? तो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, वहाँ पर है जो फ्रांस में। इस तरह हिंदी ही नहीं, भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास कहाँ तक समझ जी? हाँ, एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबंध मानस मतलब मनुष्य होता है, मानस की अतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती हैं। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती है। कोई भी रचना सिर्फ एक शब्द के लिए व्यवस्था नहीं होती है। उसके निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, जो भी इसको लिख रहे हैं उनके टैलेंट, प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कोई इंसान कहाँ रहता है, कब, मतलब जो भी कुछ लिखी जा रही है कविता कहानियाँ, वो कहाँ लिखी जा रही है, किस परिवेश में लिखी जा रही है, किस माहौल में लिखी जा रही है, उस इंसान की प्रतिभा क्या है, इस पर निर्भर करती है। तो अभिनव क्या है? आपने समझा कि एक ईसाई मठ है जो दक्षिणी फ्रांस के एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है, जो मध्यकालीन युग था उस समय का एक ईसाइयों का मठ है। उस मठ का नाम है अभिनव। चलो, तो ये चैप्टर है, इसी को हम पढ़ने जा रही है। चले आगे अभिनव पढ़ते हैं। अब शुरू होती है कहानी ऐसे, यहाँ से फिल्म शुरू होता है आपका। चले, लगभग 10-12 पहल पहली बार अभिनव गया था। 10-12 कहते कि लगभग 10-12 पहले बरस होना चाहिए, लगभग 10 बरस पहले, ये नहीं 10 यहाँ पर पहले लिखा गया है। कहते कि लगभग 10 बरस पहले, 10 साल पहले पहली बार अभिनव गए थे। तो लेखक कब गए थे पहली बार? तो 10-12 साल पहले गए थे। कहाँ गए थे? अभिनव गए थे। अभिनव कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस के, अब ये कहाँ है, कहाँ अवस्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है, और ये क्या है? ईसाइयों का मठ है। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है अभिनव। अभिनव का एक शहर है जो दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के पास टिका हुआ है, जहाँ कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी थी। आपने पढ़ा था इतिहास में पोप के बारे में। तो पोप की राजधानी थी ये, लेकिन कुछ समय के लिए था। बाद में युद्ध हुआ होगा, वो राजधानी छीन ली गई होगी। और अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक
अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। अब जो पहले ये पोप की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अब अब गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का, जब जब गर्मी का सीजन आता है तो फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और 2 देशों के लिए, फ्रांस और यूरोप के लिए प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह बन जाता है ये जगह, और हर बरस होता है। हर साल ये गर्मियों के सीजन में लोकप्रिय हो जाता है, फ्रांस और यूरोप के लोगों के लिए प्रसिद्ध मतलब फेमस। एकदम लोग जाएंगे ही जाएंगे वहाँ पर, मस्ती करेंगे। रंग समारोह है तो बिल्कुल वहाँ पर मस्ती होगी, लोगों के लिए अच्छा होगा, यहाँ के लोग जाते होंगे यहाँ पर। उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था, कहते हैं उस बरस जब ये बात गए थे, उस बरस वहाँ भारत केंद्र में था। पीटरबुर्ग का विवादास्पद महाभारत पहले से पहला प्रस्तुत किया जाने वाला था और उन्होंने मुझे निमंत्रण भेजा था। यह कह रहे कि पीटरबुर्ग का विवादास्पद महाभारत, किसी पीटरबुर्ग ने महाभारत लिखा होगा जो विवादों में घिरा होगा, और पहले प्रस्तुत किया जाने वाला था। महाभारत को पहले प्रस्तुत करना था और विवादों में था, और उनको यहाँ पर निमंत्रण किया गया था। किसको? लेखक अशोक वाजपेयी को। पत्थरों की खदान में, अब कहते हैं पत्थरों की खदान में अवन्यों से कुछ किलोमीटर दूर वह भव्य प्रस्तुति हुई थी। सच्चे अर्थों में महाकाव्यात्मक कुछ दिनों और ठहरा रहा। कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने, जैसे महाभारत में कुमार गंधर्व का नाम सुना होगा आपने, कुमार गंधर्व आए थे और उन्होंने एक आर्क बिशप के पुराने आवास के बड़े आंगन में गया था। एक बंदिश, कहते हैं कि बंदिश भी याद है। बंदिश में तो गुलाम जिसको बना गया है। द्रुम लता लता। इस समारोह के दौरान वहाँ अनेक चर्च और पुराने रंगस्थलियों में बदले जाते हैं। जब ये कार्यक्रम हो रहा है इस समारोह में, तो वहाँ अनेक जो चर्च थे और पुराने स्थान थे उसको रंगस्थलियों में, यानी उसको रंग के कलरफुल करके उसको चेंज कर दिया जाता है, बदल दिए जाते हैं। अब देखें, रोन नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक और हिस्सा है। आपने पढ़ा कि दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे एक शहर था जहाँ ये गए थे। अब कहते हैं उसी नदी के दूसरी ओर अवेन्यू का एक हिस्सा और है। अवेन्यू का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, जो आज़ाद है। नाम क्या है उसका? विलन्नो ल अवेन्यू। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि रोन नदी के दूसरी तरफ कौन सा हिस्सा है, अवेन्यू कौन सा हिस्सा है, तो आप कहेंगे विलन्नो ल अवेन्यू। विलन्नो ल अवेन्यू, ये क्या है? स्वतंत्र है। अर्थात अवेन्यू का एक नया गांव, या शायद कहना चाहिए बस्ती, एक नया गांव कह लें या एक नया बस्ती कह लें, अवेन्यू का ही है जो स्वतंत्र है। वहाँ दरअसल फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था। किला जगह बनवाया था कि भाई तुम पोप पर नज़र रखो, क्योंकि ये पोप के अधीन था। पहले अपने पढ़ा था शुरू में। उसी समय कार्थुसियन संप्रदाय का, कार्थुसियन एक जाति होती है का एक ईसाई मठ बना। कहते उसी समय कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ बना, ला शत्रुज। जो दुश्मन पर नजर रखना है तो बिल्कुल शत्रु होगा ही होगा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होता था। जो ये बना था वह एक बनाया गया, क्या किला बनवाया गया, जो बाद में 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक उसका धार्मिक उपयोग होने लगा। धर्म के लिए उसका मठिया के तौर पर यूज होने लगा, जबकि किला बनवाया गया था जो पोप पर नजर रखना था इसका। यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। ये जो संप्रदाय है, जाति जो है, मौन मतलब शांति में विश्वास करता है। सारा स्थापत्य एक तरह से मौन का ही स्थापत्य था। क्रांति होने पर इस स्थान पर उसी सभी इमारतों पर साधारण लोगों ने कब्जा कर लिया और उसमें रहने लगे। यहाँ पर शांति थी, मौन था, तो कुछ लोग इस पर कब्जा कर लिया, उसमें वहीं पर कुछ लोग रहने लगे। इसी सदी की शुरुआत में तो ला शत्रुज के जीर्णोद्धार की शुरुआत हुई।
धीरे धीरे अधिकांश पुराने स्थानों और इमारतों को वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुधीर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले जैसा करने की सफल कोशिश की गई। कहते जी इमारतों थी, इसको वापस खरीद कर उनका बहुत संवेदनशील और सुधार कर जीर्णोद्धार कर उन्हें यथासंभव पहले ऐसा करने का सफल कोशिश की गई। जो कोशिश किया गया जो सफल रहा, पहले से बना, देखो अब फिर से बना दिया, इसको पहले से बना दिया गया। उसे एक संरक्षित स्मारक बनाया गया, एक सुरक्षित स्मारक बना दिया गया, रखकर भी उसमें एक कला केंद्र की स्थापना की गई। उसमें कला केंद्र की स्थापना किया गया जहाँ पर लोग अपनाएंगे, टैलेंट दिखाएंगे, कला सीखेंगे। यह केंद्र इन दिनों रंगमंच और लेखन से जुड़ा है। वहाँ पर रंगमंच कुछ कार्यक्रम होते हैं या लेखन, किसी को कुछ लिखना है तो वहाँ पर जाकर लिखें, कुछ रचना लिखनी है, उस जगह इसके लिए बन गया। रंगकर्मी, रंग संगीतकार, अभिनेता, नाटककार आदि वहाँ आते हैं क्योंकि वहाँ दोनों काम होता है। और पुराने ईसाइयों संतों के चैम्बर्स में कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। कुछ लोग आते हैं तो जिसको वहाँ पर जो कुछ वहाँ पर पहले के पुराने ईसाई संत रहते थे, उनका जो चैम्बर था, जो चैम्बर बोले तो आवास था, जहाँ रहने की जगह था, उसमें कुछ अवधि के लिए रहकर सारा समय अपना रचनात्मक काम करने में बिताते हैं। ये अपना बारे में बता रहे हैं। 2-2 कमरों में चैम्बर सुसज्जित हैं। कहते हैं कि 2-2 कमरों के चैम्बर सुसज्जित हैं, यानी उसको एकदम सुबह उसको सजाया गया है। उनमें फर्नीचर 14वीं सदी जैसा है, पर सर्वथा आधुनिक रसोई घर और नहान घर भी है। उसमें बाथरूम सब कुछ है जो आधुनिक है। एक अत्याधुनिक संगीत व्यवस्था भी है, एक नया गीत गाने का एक नया भी उसमें मंच है। चैम्बरों के मुख्य द्वार कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं। या लिखे चैम्बरों का मुख्य द्वार जो है कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलते हैं, पर पीछे आंगन भी है। जितना उसका द्वार है वो कहाँ खुलता है? कब्रगाह के चारों ओर बने गलियारों में खुलता है, पर पीछे आंगन भी है और पिछवाड़े से एक दरवाज़ा भी। सप्ताह में 5 दिनों में शाम को एक समय स्थान पर रात का भोजन करने की सुविधा है। बाकी हर दिन का नाश्ता और दोपहर का भोजन की सुविधा चाहे जहाँ वहाँ अपने ही चैम्बर में खुद कर सकते हैं। लेकिन बाकी दिन में बताया गया कि भाई एक दरवाज़ा सप्ताह जो 5 दिनों में शाम को सबको एक स्थान पर सब लोग एक साथ मिलेंगे, एक साथ जुटेंगे, वहीं पर रात का भोजन करने की सुविधा थी। बाकी दिन अपने दिन में जहाँ करें, जहाँ पर रहते हैं उसी में चैम्बर में कर सकते हैं या खुद बनाकर। दिनों में औसतन 50 सैलानी यह जगह देखने आते हैं। तो दिन में औसतन लगभग मिलाकर कुल एवरेज 50 सैलानी, 50-100 सैलानी मतलब सेना ये जगह देखने। सैलानी मतलब होता है कि यात्री जो घूमने वाले, फिरने वाले, कहीं पर देखने वाले, ये जगह देखने जरूर आते हैं। अन्यथा बेहद शांत और नीरव स्थान है। बहुत शांत जगह है, लेकिन लगभग इसमें कभी दिन में कभी औसतन 50 सैलानी चले आते हैं, 50 सैलानी चले आते हैं घूमने देखने के लिए। नहीं तो जगह पूरा शांत है, मठ है तो बिल्कुल शांति है यहाँ पर, लेकिन कुछ लोग कभी घूमने चले आते हैं लगभग। बिलन्नवा एक छोटा सा गाँव है। बिलन्नवा को बताया था कि नदी के उस पार था, जो ये अविन्यो का एक शहर है जो स्वतंत्र था। बिलन्नवा एक छोटा सा गांव है जहां एक पत्रिकाओं की दुकान, एक डिपार्टमेंटल स्टोर, एक कब्रगाह, कई रेस्तरां और बार आदि हैं। बार मतलब वही वहाँ पर सब लोग दारू पीते हैं उसको। अविन्यो और आसपास के अन्य शहरों कब्रों में बस व्यवस्था सुलभ है। फ्रेंच सरकार के सौजन्य से ला सतरूज में रहकर अपना कुछ ये उनके सरकार के जिनको अवार्ड मिला था उसके सहयोग से, सौजन्य से ला सतरूज में रहकर कुछ काम करने का एक न्योता मुझे पिछली गर्मी में मिला था। अपने पर गर्मी में यहाँ पर कार्यक्रम होता है, लोग आते हैं, तब नहीं जा पाया था। एक बार इनको अवसर मिला था तो ये नहीं जा पाए थे।
यूँ अवधि तो 1 महीने की थी, पर इतना समय निकालना कठिन था। 1 महीने के लिए जाना था इनको, तो इनके पास समय नहीं था, तो नहीं गए थे। सो कुछ 19 दिन वहाँ रहा। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1924 की दोपहर तक, 24 अक्टूबर गए, लगभग 19 दिन वहाँ रहे। 1 महीने की छुट्टी थी, लेकिन ये 19 दिन पर ही वहाँ पर काम किए। तो डेट आपको याद रखना है। ये पूछा जाए कि ये एवेन्यू में ये कितने दिनों तक रहे थे, तो ये बताइएगा। 20 दिनों तक कार्य किए, 19 दिनों तक कार्य किए। अपने साथ हिंदी का टाइप राइटर भी, ये अपने साथ में एक आदमी को ले गए थे, टाइप राइटर, जो हिंदी में लिखे 3-4 पुस्तकें हैं। नहीं सकते ऐसे, सॉरी पढ़ने दीजिए। अपने साथ हिंदी का टाइप राइटर, 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत के टिप्स भर ले गया था। हाँ, एक हिंदी टाइप करने वाला आदमी ले गए थे, 3-4 पुस्तकें ले गए थे, कुछ संगीत के टिप्स भर ले गया था। सिर्फ अपने में रहने के और लिखने के अलावा प्रायः कुछ और करने कोई व्यवस्था न होने का जीवन में पहला ही अवसर था। अकेले थे और अपने में करना नहीं करने की व्यवस्था होने का जीवन में इनको पहली बार ऐसा अवसर मिला था। इतने निपट एकांत में रहने का भी कोई अनुभव नहीं था। कुल 19 दिनों में 35, अच्छा ये 19 दिन है तो इसको याद रखिए आप। कुल कितने, तो इन्होंने 35 कविताएं और 27 गद्य रचनाएं लिख दी। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है। पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक है ल मदामोजेल d'Avignon। कहते हैं कि पिकासो की विख्यात कृति का शीर्षक ल मदामोजेल d'Avignon। कभी अति यथार्थवादी कवयित्री आंद्रे बेतान रिनसॉ और पॉल एलुअर ने मिलकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं एवेन्यू में साथ रहकर लिखी थी। इनके साथ रहकर उन्होंने भी काम लिखे थे। ला शतरूज के निदेशक ने जब इस पुस्तक की सामग्री देखी थी, तो इतनी अल्प अवधि में इतने काम पर अचरज हुआ। ये 19 दिन ही रहे, उतने में इतना काम करती हैं कि भाई किसी को आश्चर्य होगा, कोई भी सरप्राइज हो जाएगा। अचरज मुझे भी कम नहीं है, ये भी अपने आप को कम। इसीलिए बच्चे बोलता हूँ थोड़ा एकांत पढ़ के देख लें, थोड़ा शांत में पढ़ के देखें, आपकी पढ़ाई की ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। आप अकेले देखें, अभी कभी आप लोग शुरू मतलब पढ़ते हैं, बातचीत करते रहते हैं, उसमें आपका डिस्टर्बेंस आती है। कभी आप अकेला पढ़ के देख लें, आपका देखना वही काम, उसी समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं, उसी समय में आप लोग बहुत सारे प्रश्न को याद कर सकते हैं। अधिक, हाँ 1 घंटा ही पढ़ेंगे आप, तो 1 घंटा कभी आप जैसे मस्ती में पढ़ते हो, 1 घंटा शांत में पढ़ के देखना, आपको थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस दिखेगा। कहते हैं मुझे में कम नहीं है, वे सुंदर निविड़ सघन सुनसान दिन और रातें भी थी, भय डर भी था, पवित्रता चलिए वहाँ पर पूरा साफ स्वच्छ था और आसक्ति से भरी हुई। यह पुस्तक उन सब की स्मृति की दस्तावेज है। एवेन्यू को उसी एक मठ में रहकर लिखी गई। कवि प्रणति भी हर जगह हम कुछ पाते हैं, बहुत सा गंवाते हैं। ला शतरूज में जो पाया उसके लिए गहरी कृतज्ञता मन में है, और जो गवाया उसकी गहरी पीड़ा भी है। कुछ खोए कुछ पाए, उसकी जो खो दिए उसकी पीड़ा में है, जो पाए वो शतरूज में जो पाया वो गहरी उसकी कृतज्ञता के मन में है। चलो, उन्होंने कुछ कविताएं भी लिख दी थी, आपने पढ़ा था। तो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, थोड़ा कविता टाइप का इसको पढ़ते हैं। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, यानी पत्थर भी किसी के इंतजार करते हैं भैया, किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेशा से झिरते हुए, सिरा सिरा छिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। मेह गिरता है, सूखी पत्तियां धूप गिरती हैं, आवाज़ें भाएं भाएं करता रात का बियाबान और अंधेरा अपने अभेद हृदय में कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं पत्थर। हर सपने भूरी पहेलियाँ, पीला पड़ता समय, छिजती भाषा, आदिम अंधेरा, सब घिरता है पत्थरों को। पर अपलक बाट अगोरते एक भेदी चौगन में खड़े रहते हैं पत्थर। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर।
बिना पसीजे कमाना कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, किसी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें लिखी इसमें कि वहाँ पे जो पहाड़े हैं, पत्थरें हैं, वो किसका इंतजार कर रही है, बिना धूप में, इसी में, बिना कोई शब्द में कहानी भी नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बिना शब्दों में कविताएं लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं पत्थर। ऐसा इनका विचार है। देखिए लेखक लोग बहुत गहराई में जाते हैं, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं वो लोग। तो कभी आप साहित्यकार कभी बन जाते हैं तो बिल्कुल उनमें एक अच्छी भावना रहती है, वो लोग हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छाई ढूंढते हैं। तो ये सब चीज़ पढ़ना चाहिए आपको। थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ें, दिमाग सा थोड़ा जोर हुआ, आपके दिमाग का एनर्जी डाउन हुआ, आइए थोड़ा न्यूट्रल होने के लिए, उदासीन करने के लिए। न्यूट्रल बोले तो बच्चा जी समय बचाकर कुछ सीखने का अवसर है तो बिल्कुल वर्णिका उठाइए, हिंदी उठाइए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मज़ा आ गया, फिर साइंस पढ़ लीजिए, फिर SST पढ़ लीजिए, फिर हिंदी पढ़ लीजिए, ऐसे कर दे, थोड़ा इंग्लिश पढ़ लीजिए। आप ऐसे मिलकर सारे विषय पढ़ते हैं तो आपको देखें अपने दिमाग को बिल्कुल छोड़ा भी नहीं, अपने पूरा माइंड का अपने यूज़ कर लिया। अब माइंड यही कहता है, एक चीज़ माइंड से मत करें, माइंड बोर हो सकता है आपका। हाँ, जब तक इसको इंटरेस्ट है तो पढ़िए मज़े से, आपको 2 घंटा है तो पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए। जैसे माइंड को लगता है कि नहीं, अब नहीं, अब इससे अच्छा इसका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, छोड़िए। चलिए, अब नदी के किनारे भी नदी है। एक और कहता कि यहाँ पास में ही रोन नदी है, इस तरफ बिलनवा और दूसरी ओर अभिनव। अभी नहीं पर पिछले वर्ष हम बहुत देर तक उसके तट पर बैठे थे। अगर जल प्रवाह को एकटक देखते रहो तट पर बैठे तो कई बार लगता है कि जल स्थिर है, लगता है जल चल ही नहीं रहा, एकदम बिल्कुल स्थिर है। तट बह रही है, लगता है कि वो तट जो किनारा ही बह रहा है, जल तो बिल्कुल स्थिर है, ऐसा फील होता है बच्चे जी। कभी आप गाड़ी में बैठे हैं तब एक ध्यान से देखें तो लगता है कि रास्ता चल रहा है, आप वहीं पर हैं। जल स्थिर है, तट बह रहा है, यानी किनारा ही चल रहा है, जल तो स्थिर है। नदी तट पर बैठना भी नदी के स्थान बहना, और कई बार नदी स्थिर होती है, हम तट पर बैठे रहते हैं। नदी के पास होना। विनोद कुमार शुक्ल अपनी कविता में नदी चेहरा लोगों से मिलने जाने की बात कहते हैं। बच्चे चैप्टर को वाजपेयी ने लिखा, लेकिन यहाँ पर कवि का विनोद कुमार शुक्ल का भी जिक्र किया गया है। बात कहते हैं, शायद सिर्फ नदी किनारे रहने वाले ही नदी चेहरा नहीं हो जाते। हम जो कभी कभार थोड़ी देर के लिए कहीं जाते हैं, नदी किनारे बैठ पाते हैं, हम भी कुछ देर के लिए सही नदी चेहरा हो जाते हैं। नदी किसी को अनदेखा नहीं करती, वह सबको भिगोती है और अपने साथ करती है। किसी से भेदभाव नहीं है नदी को, वो सबके साथ एक भाव है। ऐसा नहीं कि जिसके पास नदी के किनारे घर है उसके उस अपना समझती है, जो पराएगा उनको अपना नहीं समझती है। थोड़ी देर के लिए भी गए नदी की बिरादरी में शामिल होते हैं, आप उसी की जाति में बन जाते हैं। नदी के समान कविता सदियों से हमारे साथ रही है, उसमें न जाने कहाँ कहाँ से जल आकर मिलते हैं और विलीन होते रहते हैं। वह सागर में समाहित होती रहती हैं हर दिन ही, पर उसमें जल का एक टोटा नहीं पड़ता। कविता भी न जाने कहाँ कहाँ से कैसी बिंबलाएँ मतलब आकृति, चित्र, प्रतिबिंब, शब्द, भंगिमाएँ, जीवन छवियाँ और प्रतीतियाँ आकर मिलती हैं और तदाकार होती रहती हैं। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होता। कविता में जगह खाली नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ भावार्थ होते हैं, उसमें अर्थ होता है। न नदी किनारे न कविता के पास हम तटस्थ रह पाते। अगर हम खुलेपन से आए हैं तो उसकी अभिभूति से बच नहीं सकते। नदी और कविता में हम बरबस शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे चेहरों पर नदी की आभा आती है, वैसे ही हमारे चेहरे पर कविता की चमक, निरंतरता नदी और कविता दोनों से में हमारी नश्वरता का अत्यंत से अभिषेक करती है। एक कविता पंक्ति है, यहाँ पर कुछ दिए हैं। कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है। एक पंक्ति कविता है, कोई मान लीजिए एक पंक्ति कविता है, कैसी तुम नदी हो, उत्तर हो सकता है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, उत्तर हो सकता है।
जैसे तुम कविता हो, इसका प्रश्न हो सकता है, इसका उत्तर हो सकता है, ऐसा ये कहते हैं कवि। इस तरह से आपका ये चैप्टर होगा खत्म। अब हम इस चैप्टर के बनाएंगे नोट्स। पहले लेखक परिचय पढ़ा था उसको बनाएंगे, फिर करेंगे उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर। चलिए, तो जो भी आपने पढ़ा था अशोक वाजपेयी के बारे में, उनके जन्म सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन अब आपको जब आपने पढ़ा पूरा, आपको ये रिवाइज हो जाएगा, तो ये वन शॉट लेक्चर की तरह हो जाएगा। अब पूरे नोट्स को अच्छे से बना दिया गया है। इनकी आलोचना क्या थी, इनकी संपादित पुस्तकें देखिए। नहीं, इसमें से MCQ कितना पूछेगा। इसके पहले वाला आसान था, क्योंकि उसमें क्या था, सिर्फ राइटर के बारे में था, जीवनी था ही नहीं, उनका इंटरव्यू था। इनमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, इसमें से क्वेश्चन उठाएगा आपको, ये बच्चे के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। चले, अब चलते हैं प्रश्न उत्तर पर। तो बस वही प्रश्न है कि अवेन्यू क्या है, अवेन्यू और कहाँ। अवेन्यू एक स्थान का नाम है जो दक्षिण फ्रांस में, चाहे आप लिख सकते हैं अवेन्यू एक ईसाइयों का मठ है, आप ये भी लिख सकते हैं कि अवेन्यू एक ईसाइयों का मठ है, चाहे एक स्थान का नाम है जो, या शहर है। अवेन्यू एक शहर भी कह सकते हैं। दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर है। बिल्कुल हो गया, क्लियर है। चले, बरस अवेन्यू में कब और कैसा समारोह होता है। बरस में यानी साल में कैसा और कैसा समारोह होता है। तो अपने शुरू में पढ़ा था कि गर्मियों में होता है, और फ्रांस में उसका अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर बरस होता है। लेखक किस सिलसिले में गए थे, अवेन्यू किस सिलसिले में गए थे, और उन्होंने क्या देखा और क्या सुना। ला सतलुज क्या है और वह कहाँ स्थित है, ये भी आज उससे क्या उपयोग होता है। तो ये तो पहले भाई कि पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनाया गया था। बिल्कुल सही है। चले, ला सतलुज का अतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत। देखो, ये अपने शब्दों वाला क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल आप जो आप समझते हैं उसके बारे में लिख दीजिएगा। अभी इसमें से कौन कौन प्रश्न पूछ लिए गए, भी हम थोड़ा क्वेश्चन में आपको दिखा देंगे, टेंशन न लीजिए। पहले हम सारे प्रश्न के आंसर कर लेंगे। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर की मानवीकरण करता है। अवेन्यू के प्रति लेखक कैसे अपना सम्मान प्रदर्शित करते हैं। मैं आपको पूरा प्रॉपर समय दे रहा हूँ, अब इसको नोट्स बनाएंगे, इसके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ताकि बच्चे वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आपको बनाते चलना है। और इसकी कुछ पार्ट इधर है। चलिए, 10वां प्रश्न है कि इस कविता से आप क्या सीखते हैं। जो अपने कविता पढ़ा था इसमें क्या सीखते हैं अपने। चलिए, अब प्रश्न है नदी और तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। जब बैठते तो क्या अनुभव देख रहे थे, नहीं इनको लगा कि नदी रुक हुई है, तट ही चल रहा है। हाँ, वही बात है, लगता है कि जल स्थिर और तट ही बह रहा है। 11 नंबर, 12 नंबर देखें। नदी तट पर लेखक किसकी याद आती है और क्यों। तो इनको विनोद कुमार शुक्ल की याद आती है, आपने पढ़ा था उसमें, और इनकी कविताएं। 13 नंबर प्रश्न। सारे प्रश्न आपके बोधव्य से कराए जा रहे हैं बच्चे, इसमें क्या है आपके प्रश्न। अब 13 नंबर हम लोग कर रहे जा रहे हैं। नदी और कविता में लेखक में नदी और कविता के में लेखक को क्या समानता दिखा, क्या समानता पाता है लेखक, और किसके पास तटस्थ रह पाना संभव नहीं हो पता और क्यों। तो ये कहते कविता और नदी और कविता के पास रहकर तटस्थ रहना संभव नहीं है। नदी को अनदेखा नहीं करती, नदी से अनदेखा नहीं करती, सबको भिगोती है साथ में। हाँ, बिल्कुल सही है। चले, अब इतना हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें पाठ के आसपास। स्कूल की पुस्तकालय में मुझे खोज कर अन्यों को पढ़ें, ऊपर कैसे छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे। निम्नांकित का, हाँ ये जरूरी है, व्याकरण खंड हम छोड़ेंगे नहीं। निम्नांकित लिंग निर्णय करते हुए मैंने अब लिंग निर्णय पकड़ना है। यानी आपको तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए
कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, इतना पकड़ना है। पहला वर्ड है खदान। एक बार जल्दी सोचिए तो तब तक मैं इसके सॉल्यूशन निकाल लेता हूँ। चलिए, तो मैं इसको अपने बुक में लिखिएगा, पहले आप इसको लिखिए खदान, मैं इसको लिखता हूँ ये है स्त्री। ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी खदान बड़ी है, खदान अच्छी है। या कई मजदूर कोयले की खदान में दब गए थे। कई मजदूर। आवास, आवास क्या है, एक बार जल्दी सोच ले अपने मन में। ये वजह थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आप लोग ग्रामर नहीं पढ़ते। आप व्याकरण खंड पढ़ा कीजिए, ये क्वेश्चन मुझे कराने का ही तात्पर्य है। ये पुरुष, ये पुल्लिंग है। बंदिश, ये क्या है, उसको बंदिश बना ली गई, मतलब गुला है। बंदिश मतलब उसको बोलते हैं जिसको हम लोग अरेस्ट करते हैं ना, उसको। ये क्या है, स्त्रीलिंग है। इमारत, इमारत क्या है, तो इमारत भी क्या है, स्त्रीलिंग है। रंगकर्मी क्या है, रंगकर्मी क्या है, तो रंगकर्मी क्या है, पुल्लिंग है। इस पर आप इसको कैसे कर सकते हैं कि अभिनय में बहुत सारे रंगकर्मी आते थे। अवधि, अवधि क्या है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो अवधि क्या है, स्त्रीलिंग है। नहानघर, यानी अवधि पर आप कैसे बता सकते हैं, मैं छोटी सी अवधि के लिए पढ़ा, मैं छोटी सी अवधि के लिए पढ़ा। नहानघर, नहानघर क्या है, ये है पुल्लिंग। नहानघर अच्छा है। आंगन, आंगन में पुल्लिंग है। आसक्ति, आसक्ति क्या है, ये स्त्रीलिंग है। प्रणति क्या है, प्रणति क्या है, ये स्त्रीलिंग है। चले, तो ये व्याकरण इसको पढ़ा के अब यहाँ आ जाए। ओहो, ये तो फेवरेट है आप लोग का, ये तो समाज फेवरेट है, ऑफलाइन पढ़ा दिया गया है। ऑनलाइन ही आएगा कोर्स, इसका सीरीज आएगा, टेंशन नहीं लेना। यथाशक्ति ट्रिक पढ़ा दिया गया था। यथा प्रति बेभर को आप कहेंगे अव्ययी भाव समास। बच्चा लोग गर्दा उड़ा देगा। ये क्या है, अव्ययी भाव समास। बोल देता हूँ, आप जरूर लिख लेना। पहले पहल, ये कौन समझ बच्चे जी, दोनों शब्द सेम है, तो इसको भी हम कहाँ रखते हैं, अव्ययी भाव समास में। तो ये भी क्या है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। अव्ययी भाव समास, ये भी क्या है, अव्ययी भाव समास। ये इसको मैं यहाँ से लिखवा देता हूँ आपको। आपको बच्चे पेपर में देखे कैसे पूछेगा, पूछ देगा यथासंभव कौन समास है, तब कहिएगा अव्ययी समास, बस इतना होता नहीं। ये अब नहीं पूछता, विग्रह नहीं पूछता है। पहले पूछता था, हम लोग समय में विग्रह देना पड़ता था। तो अब चाहे तो विग्रह को नोट करें या ना करें, कर लेंगे तो भी अच्छा है, लेकिन आपको ये कंफर्म होना चाहिए। लोकप्रिय, अरे भाई लोक में प्रिय तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, रंगकर्मी, तो ये भी क्या है, तत्पुरुष। ये अब ये वचन नहीं पूछेगा, सच नहीं पूछेगा। अब देखें यहाँ पर 50 यानी 50 और 1, 50 और 1 का समय, तो क्या संख्या दीर्घवचन। कवयित्री, कवयित्री 3 कवियों का समूह। अरे इसमें संख्या कहाँ से आ गया, कवयित्री, हाँ त्री है, त्री मतलब त्रयी, कवयित्रयी, त्रयी मतलब 3 दर्शिक है, ये भी दीर्घवचन, अच्छा बात है। कवि प्रणति, कवि की प्रणति तत्पुरुष। प्रतिक्षारत यानी प्रति, ये भी तत्पुरुष। अल्पज्ञ, जहाँ पर बच्चे नहीं की भावना है तो इसको हम नैग समास कहते हैं। तदाकर, उसी के रूप का आकार, यानी ये भी तत्पुरुष हो गया। हो गया। अब चलिए, अब इसके आगे क्या पूछा है, ये बहुत बच्चे अगर आप इसको भी खेल करते हैं ना कि अपने बुक से भी, तो आपके काम हो जाते हैं। हाँ, अब इसमें अगर लगता है टॉपिक क्लियर, तो जाकर व्याकरण के बारे बुक थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आपके काम हो जाएंगे। चलो, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलें। रंगकर्मी, कविताएं, इसको छोड़ दे रहा हूँ। हिंदी शब्द कुछ चुनना है, यानी जो अंग्रेजी की भाषा है उसको चुनना है पूरे कविता कहानी से आपको। ये नहीं पूछेंगे आपसे, आप ढूंढ सकते हैं, जो अंग्रेजी वर्ड आपको दिख रहा था उसको ढूंढ के एक जगह लिख देना है। रंगकर्मी, वचन बदलना है, शब्दों के वचन बदले। कविताएं, क्या है, बहुवचन है, उसकी, सामग्री, अनेक, ये सबको वचन बदलना है। तो इसको मैं दिखाया तो आप यहाँ से एक बार नोट कर लें। चार में क्या हो गया सब। चले, अब चलिए, ये तो शब्द निधि आप याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा आपसे पूछ दे कि द्रुम का मतलब क्या होता है, रंगस्थल मतलब क्या होता है। इसको यहाँ से भी देखा है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। चैम्बर्स मतलब क्या होता है, नीरो मतलब क्या होता है। ये तो जितने आप अर्थ याद रखेंगे शब्दों का, तभी आपकी हिंदी अच्छी होती चली जाएगी।
इसमें तो कोई भाई हम नहीं कहेंगे इसी को याद करो, सब आने चाहिए। जैसे वर्ड मीनिंग है, जैसे इंग्लिश में हम याद करते हैं वैसे भी हमको हिंदी की भी यादें होनी चाहिए। तो इस तरह से आपके चैप्टर के तो प्रश्न अभ्यास खत्म हो जाते हैं, लेकिन सर की ड्यूटी बनती है कि थोड़ा आपको पेपर दिखा दे, क्वेश्चन बैंक दिखा दे कि सब्जेक्टिव में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। अपने बुक में एक बार इसको मार्क कर लीजिएगा, कि प्रश्न को थोड़ा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। तो मैं क्वेश्चन बैंक ले रहा हूँ, फिर आपको 23 के पेपर भी दिखा देंगे। चैप्टर क्या था, अविन्यो। चले देखिए बच्ची, पहले अविन्यो के हम लोग ऑब्जेक्टिव तो नहीं करेंगे, पहले इसके देखते हैं लिखने वाले में क्या क्या पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में। तो बच्चा जी एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, हर बरस अविन्यो में कब और कैसे समारोह हुआ करता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहला वाला क्वेश्चन 2014 में। बाकी बुक में डेटा नहीं दिया गया है शायद, लेकिन पूछा तो गया होगा। और देखते हैं क्या पूछा गया है। इसीलिए जब मैं पेपर एनालाइज करूँगा ना अपना सब होम सिमटा वाला आपका मॉडल सेट, तो एक बार रिवीजन कराएंगे, आपका टेंशन नहीं लेना है। आपको तो बस कंप्लीट चैप्टर पर फोकस रखना है, कुछ पूरे चैप्टर पर कमांड होना चाहिए। आओ भाई तुम क्या पूछोगे हमसे, हम तो पूरे चैप्टर पढ़ के बैठे हैं। थोड़ा तेज़ के पेपर एक बार एनालाइज किया जाए। चाहे पहले इसके चलो ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं अपने क्वेश्चन बैंक से। चले देखे तो क्वेश्चन को टफ लग रहा है क्या। पूछ रहा है लेखक अविन्यो के साथ क्या लेकर गए थे। तो आपने पढ़ा था कि टाइपराइटर ले गए थे, हाँ रेप स्टेप्स यही हो जाएगा, यही तो ले गए थे, बी हो जाएगा। अपने बुक में पढ़ा था साथ में ले गए थे कि अकेले जब उनको लिखना था। ला शत्रुज क्या है, तो एक ईसाई मठ विद्यालय शहर गांव, क्या जल्दी कर दो कैंसर कर देता हूँ। तो ला शत्रुज क्या है भाई, एक ईसाई का मठ है। पिकासो की विख्यात कृति का नाम है द अविन्यो, ये था ये वाला, ये इनकी शायद का सी हो जाएगा, बिल्कुल दिया है, सही है। अशोक वाजपेयी का जन्म, तो जन्म भाई तो आप जानते हैं कि उनका जनवरी में हुआ था। तो जनवरी कहाँ है, यहाँ कहीं नहीं, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। बिलनपुआ लिख दिया है, बिलनवा होना चाहिए। बिलनवा क्या है, एक शहर है, एक छोटा सा गाँव है, एक झील है, एक नदी है, एक छोटा सा गाँव समझ लीजिए। 5 का बी होगा, बिल्कुल सही है। देखिए तो आपको क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल आसानी से। MCQ तो बस एक बार अपने चैप्टर पर आके आपके बस आपको रटना नहीं है, कुछ भी तुम नया पूछेगा बना लीजिएगा। अविन्यो किस नदी पर स्थित है, रोन नदी पर था। किस नदी पर था, रोन नदी पर था, बिल्कुल सही है। अभी तक 6 में 6 आपका सही आंसर जा रहा है। चले बच्ची आपको खुद से कर लेना है हमसे बोलने से पहले, क्योंकि मैं थोड़ा वीडियो छोटा बनाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, आपको तो जल्दी कर ही लेना है। रोन नदी किनारे बसा हुआ शहर का नाम क्या है, लंदन, शहर, अविन्यो, लखनऊ। तो अविन्यो होगा, 7 का सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष अविन्यो में कैसे समारोह होता है, रंगा ये कार्यक्रम हो रहा था। 8 नंबर हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, चलो 9। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है, प्रमुख कला केंद्र रहा है एफिल टावर का, अविन्यो का, ये और भी दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आंसर जल्दी कीजिए। तो 9 में हमने टावर का तो नाम नहीं पढ़ा था कहीं पर, लेकिन इसको जरूर पढ़ा है। अविन्यो किस देश में है, तो ये भाई फ्रांस में है। अविन्यो किस देश में है, तो 10 का क्या हो जाएगा बच्चे जी, बी, बिल्कुल सही दिया है। 10 हो गया, 11। कविता नहीं है अविन्यो स्वदेशी, हमारा नींद, भारत माता। देखिए ये तो सब कविता है, लेकिन अविन्यो क्या है बच्चे जी, एक ललित निबंध, ललित क्या था ये अपने चैप्टर की विद्या क्या है, ये कहानी है, ये मतलब कविता तो है नहीं, ये गद्य है। तो 11 का ये हो जाएगा, बिल्कुल दिया है। अविन्यो में 19 दिनों तक ओहो देखा पूछ दिया ना कि दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की। तो इस बुक इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप ऐसा कीजिएगा, हाँ एक बार तो आपको बताना ही मैं भूल गया आज कि आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसको आपको हाईलाइट करने हैं। यहाँ दिया था मेन 27, देखें इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करूँगा। ऐसे मैं इसको घेर के तो रखा ही था पेंसिल से, लेकिन इसको हाईलाइट कर लेते हैं।
कहते कि कुल 19 दिन में, वहाँ 19 दिन रहते हैं अवन्यों में, तो 35 कविताएँ लिखे थे। कितने? 35 कविताएँ और 27 गद्य, 27 कहानी। ये बहुत बड़ी बात होती है, 19 दिन में इतनी रचनाएँ कर लेना। ये शांति से हो गया, अकेला था, शांति था, इसलिए हो गया। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, ये लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो देखिए, गद्य तो भाई 27 होता, गद्य कितना था? 27। और आपसे पूछता कि कविताएँ, तो अब 35 कहते, तो 35 तो ऑप्शन में है ही नहीं कि बच्चा कन्फ्यूज रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ला मदामोजेल द अवेन्यू किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंची की, रविंद्र टैगोर की, पिकासो की? हाँ, पिकासो की थी। 13 का भी होना चाहिए, 13 का भी दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हो रहा है? 11वीं सदी से, 13वीं सदी से, 12वीं सदी से, 14वीं सदी से। तो 14 का डी सही है, क्योंकि हम 14वीं सदी की बात कर रहे थे इसमें चैप्टर में। बिलनो और अविन्यो के बीच में कौन सी नदी है? तो रोन नदी था। तो 15 का ए बिल्कुल आना चाहिए, आया है। 16 अविन्यो क्या है? तो ईसाई मठ है, मस्जिद है, मंदिर है? नहीं, ये बिल्कुल ईसाइयों का मठ है, जो फ्रांस में है। चलो, ये 22 में पूछा गया था। सर 23 में क्या पूछा गया है? और सर आते हैं चले। चले बच्चे, अविन्यो से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस साल। दो क्वेश्चन है, दोनों कर लीजिए। पूछा कि अविन्यो क्या है, वही रिपीट कर दिया है 2020 वाला सवाल, तो ईसाई मठ है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन, ओहो देखा पूछा ना, बहुवचन, समास, ये बहुत सारे पद का रचना की थे, का संपादन निम्न में किसने किया था? तो ये तो भाई वाजपेयी जी ने किया था। तो मैं बोला कृति वाला क्वेश्चन टफ होता है, जब पूछ दे किसकी रचना है, किस कवि के, तो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए किस राइटर की है। तो इस प्रकार से तो आपका ये हो रहा खत्म। अब हर बार की तरह इसको आपने लिखा होगा अपने नोट्स में, सारे ऑब्जेक्टिव को लिखना है। तो 16 2 18 क्वेश्चन हो गया। अब मैं जो आपको इससे कराने जा रहा हूँ, तो आपको यहाँ से एक बात मैं हर बार बोलता हूँ, जो क्वेश्चन हो चुका है, 18 क्वेश्चन आपने किया है, तो 18 इसमें से आपको नहीं करना है, 18 इसमें से आपको नहीं करना है, जो नया मिलेगा उसी को करना है। जैसे इसको नहीं करना है, पहला क्वेश्चन तो अभी आपने किया था, क्योंकि वो समय बचाना भी मेरा जरूरी बनता है कि बच्चे का एग्जाम है, तो बिल्कुल आप एक क्वेश्चन को 2 बार ना लिखें, क्योंकि आपके टाइम का अभाव है। चले, बहुवचन नामक पत्रिका संपादन किसने किया? अभी हमने पढ़ा था। अविन्यो क्या है? बिल्कुल आप जानते हैं, एक हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। अविन्यो क्या है? तो अविन्यो कहानी नहीं है, ललित रचना है। क्या है? ललित रचना है। साक्षात्कार क्या था? तो बिरजू महाराज वाला था, जीत मैं निरखत हूँ। अविन्यो में था रूस का राज पोप की राजधानी, पोप की राजधानी था इसमें। कार्थुसियन यानी ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करते थे? तो ये मौन पर विश्वास करते थे, मौन पर, झगड़ा में नहीं, मौन में। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? देखो, ये चैप्टर से आपके बुक से क्वेश्चन उठा लिया है, और ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया है। जीर्णोद्वार, ये जीर्णोद्वार का अर्थ क्या होता है? पुराने को नया करना, पुराने को नया करना, पुराने को नया करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो, आप बुक से जरूर आंसर को वेरीफाई करेंगे, अब इस गाइड से मत याद कीजिएगा, इसीलिए मैं इसका आंसर नहीं करा रहा हूँ, और जो छोड़ दूंगा आपको खुद से ढूंढना है, करना, ये आपका होमवर्क रह जाएंगे। अशोक मैथमेटिक्स की तरह, मैथ में आप होमवर्क बनाते हो, तो यहाँ भी कुछ चाहिए आपके लिए कि नहीं चाहिए। अशोक वाजपेयी द्वारा कौन से पत्रिकाओं का संपादन किया गया? समवेत, देखो पूर्वाग्रह तो किया गया था, पहचान, समवेत, इनमें सभी 6 का क्या होगा देख लीजिए एक बार। पूर्वाग्रह तो था उसमें, 8 हो गया। चलिए, ये सब आपको करना है नोट्स में, ये सब नहीं था उसमें। तो अविन्यो में किस युग की ईसाई मठ है? तो ये मध्य युगीन का था। अविन्यो कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आपको कर चुके होंगे। रोन नदी कहाँ है? तो दक्षिण फ्रांस में है। अविन्यो के रचनाकार कौन है? तो ये तो अभी अपने पास अशोक वाजपेयी है। बिलनो ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है? बिलनो ल अविन्यो का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन आया है, तो इसको इधर देख लिया जाए। बिलनो ल अविन्यो एक गांव था, बस्ती था ना, इसका मतलब एक नदी। अविन्यो एक गांव था, ये भी हो जाएगा।
ला शत्रुज क्या है? अंद्रा बेत्रान क्या है? प्रगतिशील बिलनोव क्या है? अवेन्यू क्या है? आंध्र बेतान रोने सुबह पहला शत्रुज कितने बार? कभी गध और की विद्या क्या है? अवेन्यू की विद्या क्या था? अवेन्यू की विद्या हम पहले ही पढ़ चुके थे। ये तो यात्रा वृत्तांत, इस क्वेश्चन रॉन्ग है और ये सही है। उसमें भी शत्रुज में कितने दिन तक रहे? 19 दिन रहे थे, 19 दिन ऑप्शन नहीं हो जाएगा। पिकासो क्या है? क्या थे? तो कभी थे ना सत्य, ये कैसे क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। ऐसे इसमें बी दे रहा है कि वो एक चित्रकार थे। अशोक जी का जन्म जनवरी में हुआ था। ये क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 24। देखो ये अच्छा, इन्होंने टारगेट ने क्वेश्चन बहुत दिए हैं, ये अच्छा करते हैं क्योंकि आपका MCQ से बच्चों का फर्स्ट डिवीजन आ जाता है, तो आपके पास कुछ क्वेश्चन नए होने चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन बैंक पर क्या करोगे? तो इसमें क्वेश्चन बैंक तो है ही है, साथ में कुछ नए नए प्रश्न भी हैं। कुछ नए नए प्रश्न हैं जिसको आपको ट्राई करने चाहिए। बुक से वेरीफाई करो, टिक मारो, आपके होमवर्क हो गए। मैथमेटिक्स वगैरह इसको सॉल्व करो, हो जाओ बुक में जाके, आपके बुक रिवीजन हो जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पर भरोसा मत करना कि इसमें आंसर क्या दिया गया है, क्योंकि मैं खुद नहीं उसको खोज रहा हूँ, तो आपको मना कर रहा हूँ कि आप उसको खोज के ही कीजिएगा बुक से। 44 क्वेश्चन है इसमें। चलो, अब इतने क्वेश्चन लिखने के बाद आप अपने नोट्स में 1 या 2 पेज छोड़ के चलेंगे। जहाँ तक आपका नोट से ख़त्म हो रहा है 1-2 पेज छोड़, 1 पेज कम से कम जरूर छोड़िएगा, एटलीस्ट तो 1 पेज छोड़ना ही छोड़ना है। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलो, शुक्रिया।